नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। आने वाली 13 मई को जब लोकसभा के चौथे चरण के चुनाव होंगे, उससे पहले जिस तरह की तल्ख बयानबाजी हो रही है, वहां भारतीय राजनीति के शीर्ष में बैठे हुए बड़े नेता अब भविष्यवक्ता भी बनते जा रहे हैं। इसकी शुरुआत राहुल गांधी ने की। उन्होंने तो बाकायदा ये तक कह दिया कि मैं लिख के देता हूं भारतीय जनता पार्टी को 180 से ज़्यादा सीटें नहीं आएगी। अक्सर बोलते बोलते वो एक ही बात को 2 बार बोलते हैं, लिख के रख लो, उन्होंने बाकायदा 2 बार कहा। राहुल गांधी का ऐसा कहना था, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी कह दिया कि मैं लिख करके देता हूं कि कांग्रेस को 50 सीटें भी नहीं मिलेगी, और साथ ही दावा किया कि विपक्ष में बैठने के लिए जो आवश्यक 10% सीटें मिलनी चाहिए, वो पात्रता भी कांग्रेस को नहीं मिलेगी। ऐसे माहौल में जिस तरह से लोकसभा का चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, 4 जून को तो लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, साथ में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों की विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आएंगे। राजनीतिक पंडितों का ध्यान इन नतीजों पर होगा, लेकिन एक राज्य है जो इंतजार कर रहा है कि 4 जून को नतीजे चाहे जो भी आए, मंत्रिमंडल का किस तरह से फेरबदल होगा। पूरे राज्य में इस बात की चर्चा है कि नई नई सरकार बनी है, ऐसे में किस तरह का परिवर्तन होगा। वो राज्य है छत्तीसगढ़, जहां तमाम मंत्रियों ने 23 दिसंबर को जैसे ही शपथ लिया, उसी दिन दिल्ली उन्हें जाना पड़ा। भाजपा की राष्ट्रीय कार्य परिषद की बैठक थी, जहां टास्क दिए गए कि लोकसभा चुनाव में 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ से भाजपा को मिलनी चाहिए। यानी मंत्रिमंडल बनने के बाद से पूरी की पूरी सरकार यदि इलेक्शन मोड में चल रही थी, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। भले ही आचार संहिता बाद में लगी, यानी 4 जून को लोकसभा चुनाव के जैसे ही नतीजे आएंगे, सही अर्थों में सरकार खुलकर काम कर पाएगी। किसी तरह के चुनाव का दबाव नहीं होगा। यहां गौर करने वाली बात यह है कि रायपुर के 8 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल खुद रायपुर की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि वो मार्जिन के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हार जीत तो लोगों को मालूम है कि इस चुनाव के नतीजे क्या होने वाले हैं। दरअसल बृजमोहन अग्रवाल जितनी ज्यादा लीड से जीतेंगे, दिल्ली में उनका प्रभाव ज्यादा होगा। साथ ही कुछ और भी होगा, वो होगा कि बृजमोहन अग्रवाल की एक सीट जो रायपुर दक्षिण से खाली होगी, वहां भी उपचुनाव होगा, और साथ में एक कद्दावर मंत्री की सीट खाली होगी। इस तरह से विष्णुदेव साय सरकार में मंत्रियों की संख्या घटकर 11 रह जाएगी। नियमानुसार किसी भी विधानसभा में 15% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। पहले से एक मंत्री की सीट खाली थी, 13वें मंत्री की तलाश हो नहीं पाई थी। इस बीच बृजमोहन अग्रवाल की सीट खाली होने के बाद 2 नए मंत्री बनना तो तय है। राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट इस बात की है, कौन से ऐसे 2 चेहरे होंगे जिन्हें मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा, कौन से ऐसे 2 नए चेहरे होंगे जिन्हें मंत्रिमंडल में लाया जाएगा। हालांकि अंदर खाने चर्चा ये चल रही है, कुछ पुराने चेहरे इस कतार में खड़े हैं, कुछ स्वाभाविक से नाम है, लेकिन जो कुछ भी अप्रत्याशित भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, जिस तरह से केंद्रीय राजनीति का हस्तक्षेप हो रहा है, वहां साफ तौर पर देखा जा रहा है कि नए लोगों को मौका दिया जा रहा है। पुराने और सीनियर लोगों को जिस तरह से मौका नहीं दिया गया मंत्रिमंडल में, ठीक वैसे ही कुछ नए ऊर्जावान लोगों को मौका देने की चर्चा हो रही है। पुराने चेहरों में जो स्वाभाविक से नाम है, राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर, इन नामों के अलावा ऐसे कौन से चेहरे हैं जिन्हें मौका दिया जा सकता है। ऐसे नए नामों पर मंथन चिंतन के लिए हालांकि केंद्रीय नेताओं के पास इस वक्त नहीं होगा, क्योंकि चौथे चरण के लिए 13 मई को मतदान होने के बाद लगातार चुनाव होंगे। 1 जून को 7वें और अंतिम चरण के मतदान के बाद 4 जून को प्रतीक्षा होगी। उसके बाद राष्ट्रीय राजनीति से अलग छत्तीसगढ़ पर केंद्रीय नेताओं का ध्यान होगा। इसे लेकर अभी से ही जो अंदर खाने कवायद चल रही है, जिस तरह की तैयारी चल रही है, जिस तरह की कूटनीति चली जा रही है, जिस तरह से लॉबिंग हो रही है, इस पर हमारी निगाहें हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए तमाम विश्वस्त सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है कि मंत्री बनने का मंसूबा पालने वाले विधायक धूप में चलिए हल्के पांव वाली रणनीति अपना रहे हैं। जिस तरह से बड़े नेताओं से चर्चा हो रही है और बदली हुई भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में काम करते हुए नजर आई, जिस तरह से एक नई रणनीति नजर आई, वहां
पिछली हार यानी 2018 में विधानसभा के जो चुनाव में जो हार हुई थी उससे भी सबक लेकर कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने की बात हो रही है। फिलहाल एक शिकायत जो सरेआम है, जमीनी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि नए बने मंत्री के ओएसडी तक फोन नहीं उठाते, हमारा कोई काम नहीं हो रहा है। तो ऐसे लोगों को ये समझाने की कोशिश हो रही है कि लोकसभा चुनाव के बाद सरकार कार्यकर्ताओं का ख्याल करेगी और आम जनता के बीच किस तरह से लोकप्रिय छवि स्थापित हो सके, इसके भी पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में नई बनी विष्णुदेव सरकार को पिछली रमन सिंह सरकार से कई मायनों में इसलिए भी अलग माना जा रहा है क्योंकि यहाँ परफॉर्मेंस को विशेष महत्व देने की बात हो रही है। हाल में ही जो लोकसभा के 11 सीटों के चुनाव छत्तीसगढ़ में हुए हैं, इसके लिए जो तैयारियां केंद्र की ओर से की गई थी, अलग अलग जो प्रभार दिए गए थे, उसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह के निर्देश पर संगठनात्मक दृष्टि से हर मंत्री को एक एक लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई थी। अब अमित शाह की टीम और संगठन दोनों अपने स्तर पर ऐसे मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं। इसमें मंत्रियों के लोकसभा के कामों के साथ साथ उनके कार्यकर्ताओं के प्रति व्यवहार, आर्थिक लेन देन के आरोप, विकास कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। भाजपा ने विधानसभा में 54 सीटें जीती है। ऐसे में हर विधानसभा को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि जितने वोटों से वे जीते, लोकसभा चुनाव में यह लीड बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। आम चुनाव में जिस विधानसभा से यह लीड घटेगी, उस विधायक की परफॉर्मेंस रिपोर्ट को खासकर रेखांकित किया जाएगा। मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार के मंत्रिमंडल में 2 उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा के अलावा बृजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप, रामविचार नेताम, दयालदास बघेल, ओपी चौधरी, लक्ष्मी रजवाड़े, टंकराम वर्मा, श्याम बिहारी जायसवाल, लखन देवांगन शामिल हैं। इनमें से ऐसे कौन से 2 मंत्री हो सकते हैं जिन्हें बिठाया जा सकता है, वो संभावना 4 जून के बाद बलवती होगी। देखा जाएगा परफॉर्मेंस किसका कैसा है। बृजमोहन अग्रवाल के पास जो महत्वपूर्ण विभाग हैं, जिसमें स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य, धार्मिक और संस्कृति मंत्रालय जैसे अहम दायित्व हैं, इन दायित्वों को भी किसी जिम्मेदार मंत्री को दिया जाना है और साथ में जो एक पद रिक्त है उसके लिए भी 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम और परफॉर्मेंस को देखना होगा। वैसे विष्णुदेव सरकार के बारे में एक बात मानी जा रही है कि यहाँ सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है। जिस तरह से अलग अलग विभागों के नए नए मंत्री बनाए गए, नए चेहरों को मौका दिया गया, संगठन में भी ऐसे ही बदलाव और नवाचार की छाप देखी गई। किरण सिंह देव के नेतृत्व वाला जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, वहां अपेक्षाकृत नए लोगों को ज्यादा मौका दिया गया। स्वयं किरण सिंह देव के बारे में एक बात ये चर्चा में है कि वे काफी मिलनसार हैं, सहज रूप से लोगों से मिलते हैं। जिस तरह से मंगलवार को पार्टी मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे में उनके मिलने की तारीख तय की गई है, समय तय किया गया है, वहां सहज रूप से जो कार्यकर्ता मिल रहा है, जिस तरह से फीडबैक मिल रहे हैं, उसके अनुसार इस नए दौर की भाजपा से जमीनी कार्यकर्ताओं को काफी उम्मीदें हैं। कुछ नवाचार की गारंटी भी ली जा रही है। ऐसे ही माहौल में नवाचार की संभावनाओं की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। दरअसल ऐसे बदलाव के पीछे केंद्र की राजनीति भी है। विधानसभा चुनाव जिस तरह से नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया, लोकसभा चुनाव में स्वाभाविक रूप से नरेंद्र मोदी ही सबसे बड़ा चेहरा है। तो ऐसे माहौल में जो पुरानी रमन सिंह सरकार से शिकायतें थी, उससे भी सबक लेते हुए कुछ नई बातें हो रही है। केंद्र में जिस तरह की राजनीति हो रही है, जिस तरह के मैसेज जा रहे हैं, जिस तरह से वोटों के ध्रुवीकरण के लिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, उस पर भी हमें गौर करना पड़ेगा कि ऐसे माहौल का राज्यों में कितना व्यापक असर होता है। दरअसल चेहरे बदलने वाले हमारे जो नेता हैं, उनमें सबसे ज्यादा चर्चित नाम अभी जेल से जो छूटे हैं, अरविंद केजरीवाल हैं। वो जेल से जैसे ही छूटे, उनके अनेक पुराने वीडियो सोशल मीडिया से निकलकर बाहर आ रहे हैं। पहले वो अन्ना हजारे के साथ किस भाव में क्या कहा करते थे, जब मुसलमानों के बीच होते हैं तो वक्फ बोर्ड का किस तरह से समर्थन करते हैं, और जेल जाने वाली बात पर कितनी खुल के बात करते हैं। ऐसे कुछ छोटे छोटे वीडियो तेजी से लोग वायरल कर रहे हैं और एक गंभीर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। न्यायपालिका में खासकर सुप्रीम कोर्ट, जिस पर लोगों का सबसे ज्यादा विश्वास है, जुडिशरी में भी यदि किसी पर सबसे ज्यादा यकीन किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से उन्हें चुनाव प्रचार के
लिए सिर्फ इसी कारण के लिए आज़ादी दी है, कुछ समय के लिए जमानत दी है। हालांकि शराब घोटाले मामले में उन्हें बरी नहीं किया है। बावजूद इसके रंग बदलती दुनिया और रंग बदलती राजनीति की इस तस्वीर को समझने के लिए आपको अरविंद केजरीवाल के कुछ पुराने वीडियो क्लिप्स देखने चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि आखिर इंसान कितना बदल जाता है, कैसे बदलता है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगें। ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। हमारे मन में बहुत डर है, कहीं ऐसा ना हो कि इस आंदोलन से जब राजनीतिक विकल्प खड़ा हो तो कहीं उसमें से भ्रष्टाचार को जन्म देने की कुछ प्रवृत्ति निकले और ऐसे गलत लोग निकलें। इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है कि जो लोग सत्ता में जाएं वो भ्रष्टाचार ना करें, इसका क्या समाधान है? इसके बारे में भी आप अपनी राय दे तो अच्छा रहेगा। कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगते, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। जरूरत पड़े आपको तन मन धन से, केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। गलत तो नहीं करा? वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। वैसे खुद में बदलाव लाने वाले अरविंद केजरीवाल अकेले नहीं हैं। एक ऐसे भी कृत्रिम बदलाव लाने वाले हैं राहुल गांधी, जिन्होंने तो पहले नरेंद्र मोदी की तरह दाढ़ी बढ़ाई, बाल भी वैसे ही रखे और कोशिश किया कि वो बिना पढ़े भी कुछ बोल सके। लेकिन जब अचानक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लोगों से ये कहने लगे कि मैंने राहुल गांधी को मार दिया, ये वो राहुल गांधी नहीं है, खत्म, तो उसके बाद उनका मजाक बनना भी स्वाभाविक था। ऐसे में हैदराबाद वाले बड़े ओवैसी ने उनके बारे में कहा था यदि वो मर गए हैं तो क्या उनका जिन्न बात कर रहा है। उन दोनों व्यक्तियों पर आपको गौर करना चाहिए। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा हमारे नेता किस तरह से नौटंकीबाज होते जा रहे हैं। चेहरा बदलने के चक्कर में खुद के स्वरूप को बिगाड़ कर जिस तरह की भाव भंगिमा प्रस्तुत करते हैं, बदले दौर में जागरूक हो चुकी जनता भली प्रकार से ऐसे लोगों को समझती है कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं, कह क्या रहे हैं। राहुल गांधी की उन पुरानी बातों पर हमको एक बार फिर गौर करना चाहिए। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। उसको मार दिया, अपना नाम लेके बोल रहे मैं उसको क्या बोले, मैं उसको मार दिया, मैं वो है ही नहीं, फिर तू क्या है, फिर जिन है। राजनीतिक गलियारों में एक प्रश्न तैर रहा है कि 400 पार के बाद क्या नरेंद्र मोदी की सरकार संविधान बदल देगी, आरक्षण समाप्त कर देगी। ऐसी ही बातें जब फैलाई गई तो एक नहीं कई बार प्रधानमंत्री और अमित शाह जैसे शीर्ष नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की ओर से दावा करना पड़ा ऐसा कभी नहीं होगा। बावजूद इसके बदले दौर की राजनीति में कुछ बातें तो ऐसी है जिसे हमें गहराई से समझना होगा। हमारे संविधान में जब बार बार संशोधन हो सकते हैं तो बदलाव क्यों आवश्यक नहीं है। देश की आज़ादी के
बाद से बहुत कुछ बदला है। वक्त, जरूरत और समय के हिसाब से बदलाव भी आवश्यक है। किन किन मुद्दों पर बदलाव हो सकता है? तो स्वाभाविक रूप से कुछ बातें जो टीसती है, कुछ ऐसे मुद्दे जो रह रहकर दर्द पैदा करते हैं, उनमें से है 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, यानी आजादी के बाद से जिन धर्म स्थलों पर किसी का कब्जा है तो वो उसके ऊपर केस नहीं कर सकता, प्रकरण न्यायालय में नहीं चल सकता। ऐसा कानून तब बनाया गया जब कार सेवा हुई 1990 में। उसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार ने ये एक्ट बनाया और जिस तरह से 1995 में वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दिए गए और उसके पहले जिस तरह से माइनॉरिटी कमीशन बनाया गया, अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया, जिसका सीधा फायदा देश के खास वर्ग यानी मुसलमानों को होता रहा, इस पर आज खुली चर्चा होती है। लोग प्रश्न खड़ा करते हैं कि आखिर रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय के बाद वक्फ बोर्ड के पास इतनी सारी संपत्ति कैसे आ गई, जिस बारे में अरविंद केजरीवाल भी कह रहे थे। हमारे ऐसे नेता जो अवसर के दोस्त होते हैं, साफ तौर पर कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए काम करने वाली जो बात है आम लोगों को अब समझ में आ रही है। आम जनता भी अब खुलकर राजनीति में रुचि रखने लगी है, वरना एक माहौल बनाकर राजनीति को इतना बुरा बना दिया गया था कि आम आदमी राजनीति से जुड़ने से पहले 100 बार सोचता था। जबकि हमारा बार बार कहना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं, इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह कि नीचे दिए गए नंबरों पर यदि आप सहयोग करना चाहें तो राष्ट्रबोध को सहयोग करें। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है जिसका सूत्र वाक्य है राष्ट्रहित सर्वोपरि। साथ ही मेरा यह भी आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज्यादा मजबूती से लंबे समय तक बना रहे। नमस्कार।